हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप शाह। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज हम फिर से क्लास स्टार्ट किए हैं। लास्ट मंडे हमारा क्लास हुआ था पॉलिटी का। नेक्स्ट मंडे हमारा आज स्टार्ट हो रहा है हिस्ट्री का। टाइम टेबल से थोड़ा अलग चल रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से शेड्यूल चेंज किए गए हैं। तो गाइस, अब जो लेक्चर स्टार्ट होंगे वो वीकली में 2 ही सब्जेक्ट्स के आएंगे, क्योंकि अब लेक्चर्स का पैटर्न बड़ा है, टाइम लगेगा उसको आपको समझने में। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अराइवल ऑफ फ्रेंच, यानी कि भारत में अब फ्रांसिस कंपनियों का आगमन हुआ था। लास्ट हमने किया था अंग्रेजों के बारे में पढ़ा था हमने, अब हम पढ़ेंगे फ्रांसिस के बारे में। तो देखिए गाइस, फ्रांसिस जो था अंग्रेजों के बाद आया था, लेकिन जैसे कि आपने देखा था कि डच जब आए तो अंग्रेजों ने उनको खदेड़ दिया। पुर्तगाल आए, पुर्तगाल को डचों ने खदेड़ दिया। यानी कि अभी तक परंपरा ये आई थी कि जो पुरानी कंपनी थी उसको नई कंपनी जड़ से उखाड़ के फेंक दे रही थी भारत से। लेकिन इस बार उल्टा हुआ, फ्रांसिस कंपनी नई थी भारत में, अंग्रेज कंपनी पुरानी हो गई थी। जैसे कि पहले पुरानी कंपनी को उखाड़ के फेंक दिया जा रहा था, वैसे यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे अंग्रेज ने अपना विस्थापित कर लिया था भारत में। अब अंग्रेज ने अपना पूरा सोर्स, व्यापारिक सोर्स, राजनीतिक से लेकर हर चीज में भारत में अब कदम जमा लिया था। लेकिन जब फ्रांसिस कंपनी आई तो उतना फर्क हुआ नहीं इनको, अंग्रेजों को। और फ्रांसिस कंपनी आई तो अंग्रेज को भारत नहीं छोड़ना पड़ा, फ्रांसिस को भारत छोड़ना पड़ा। याद रखिएगा इसकी, अंग्रेज ने भारत नहीं छोड़ा, फ्रांसिस ने ही छोड़ा था। तो चलिए गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है बोर्ड पे नजर डालते हैं कि आखिर फ्रांसिस कंपनी कब आई, कैसे उसकी शुरुआत हुई। तो देखिएगा इस बोर्ड पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए गाइस, सन 1664 ईस्वी में, उस समय फ्रांस के जो सम्राट थे लुई 14वें, यानी कि जो लुई थे वो 14वें नंबर के थे जो उस समय सम्राट थे फ्रांस के। जैसे कि अंग्रेज में था एलिजाबेथ वन होता है, या वहां के सम्राट थे, वैसे ही यहाँ पे लुई थे, लुई 14वें। इनके समय जो मंत्री थे कॉलबर्ट। यहाँ देखिएगा, इसमें मार्क कर रहा हूँ एक एक पॉइंट, ताकि आपको पढ़ने में और लिखने में बारीकी से समझ आए। देखिएगा, इस फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के समय जो उनके मंत्री थे कॉलबर्ट के प्रयासों से ही फ्रांसिस व्यापारिक कंपनी का गठन हुआ। कंपनी का क्या नाम था, देखिएगा इस, कंपनी द एड ओरिएंटल। देखिएगा ये दूसरा, कंपनी डेस इंडस ओरिएंटल्स। ये कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी का जो निर्माण था वो फ्रांस की सरकार करती थी। यानी कि जो व्यापार भारत ने स्थापित करना था, जिस कंपनी को गठन किया गया था कि आप भारत जाइए और व्यापार कीजिए, तो उसका पूरा अधिकार फ्रांस की गवर्नमेंट के हाथ में था। अभी तक जितनी कंपनी आई थी उसको गवर्नमेंट ने नहीं भेजा था। यानी कि अंग्रेज जब आए उनको पत्र लेके आज्ञा के अनुसार भेजा गया था कि यही आप पत्र ले जाइए, आज्ञा लीजिए भारत में व्यापार करने का। लेकिन उस समय चाहे पुर्तगाल हो, डच हो या अंग्रेज हो, उनकी हिस्सेदारी बटी हुई थी। उनके जो व्यापारिक जो धन था वो बटा हुआ था। लेकिन यहाँ पे पूर्ण नियंत्रण फ्रांस की गवर्नमेंट के हाथ में थी। जो भी व्यापार होता था, जो भी धन कमाया जाता था, वो पूरा का पूरा फ्रांस की सरकार की जेब में जाता था। देखिएगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इस कंपनी का गठन फ्रांस की सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा गाइस, कि अब 1664 में इस कंपनी की स्थापना तो कर दी फ्रांसिस की सरकार ने। अब भारत में उसने कब अपना कदम जमाया, कब उसने पहली अपनी कोठी खोली या कारखाना खोला या फैक्ट्री खोली, कौन से क्षेत्र में खोला, अब उस पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे सन 1668 ईस्वी में
गुजरात के सूरत में, देखिए गुजरात के सूरत में 1667 ईस्वी में फ्रांसिस की पहली यानी प्रथम कोठी की स्थापना, ये महत्वपूर्ण है, देखिएगा इस फ्रैंक कैरो द्वारा की गई। एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि जो फ्रांसिस कंपनी आई थी उसने अपनी पहली कोठी भारत में किसके नेतृत्व में खोली, तो नेतृत्व कौन हुआ, फ्रैंक कैरो। अगर सन पूछेगा तो 1668, क्षेत्र पूछेगा सूरत, राज्य पूछेगा गुजरात। तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पुटअप करेगा आपसे। चलिए देखिएगा इस अगला जो व्यापारिक कोठी खोली गई, कहां खोली गई थी, दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना गोलकुंडा। दोस्तों ये दक्षिण भारत का पार्ट है गोलकुंडा। गोलकुंडा एक रियासत है, उधर के सुल्तान, दक्षिण भारत में सुल्तानों का कब्जा हुआ करता था, वहां पे सुल्तान अधिकार करते थे। गोलकुंडा हैदराबाद और आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, ये 3 एरिया के बीच का पार्ट है। तेलंगाना तो अब नया बना है, लेकिन पहले वो हैदराबाद का पार्ट हुआ करता था, तो ये उस क्षेत्र का है। गोलकुंडा रियासत के अधिकार सुल्तान से इन्होंने अधिकार पत्र इन्होंने 1669 में लिया और मुसलिपट्टनम में इन्होंने दूसरी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। आप लोग, मैंने 4 लेक्चर डाल चुका हूं, पुर्तगाल पार्ट 1, पुर्तगाल पार्ट 2, डच, अंग्रेज के बारे में। इन चारों चीज में दोस्तों एक कॉमन चीज ये है कि इन्होंने मुसलिपट्टनम और सूरत पर अधिकार सबसे ज्यादा किया। जो भी यूरोप कंपनी भारत आई, उन्होंने इन 2 क्षेत्र पे अधिकार सबसे पहले किया व्यापारिक नजरिए से। इन लोगों को पता था कि ये एक ऐसी जगह है जहां से हम व्यापार करके धन बहुत सारा कमाया जा सकता है। साउथ से इन लोगों ने मसाला व्यापार किया, सूरत में कारखाने खोले गए, फैक्ट्रियां खोली गई, तो ये सारी इनकी नीति थी। तो जल्दी से गाइस आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्लास को लेके। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि भारत में वो आ गई, कंपनी की स्थापना भी कर दी, कोठियां भी खोल ली। अब आगे का हमारा देखते हैं कि आगे क्या हुआ, नीति क्या थी आगे इनकी। क्योंकि अब नीति जो इनकी हो गई थी वो नीति ये थी कि अब इन लोगों ने सोचा कि अब हम भारत में अपना व्यापार तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अब दूसरे अधिकारों पे मतलब दूसरों क्षेत्रों पे अधिकार करना भी एक लक्ष्य बन गया था। क्योंकि व्यापार करके सीमित ही रहना हर यूरोपियन कंपनी ने सोचा ही नहीं था। अगर ये होता कि आप व्यापार किए वापस अपने देश चले गए धन कमा के, तो ऐसा तो हुआ ही नहीं। हर व्यापार कंपनी ने, यूरोपियन कंपनी ने पहले व्यापार के मकसद से भारत आई, उसके बाद उसने संघर्ष किया, युद्ध किया और भारत में जमने की कोशिश की। लेकिन पुर्तगाल, डच ये जम नहीं पाए। एक अंग्रेज ही ऐसी कंपनी थी जो जम पाई थी। तो देखते हैं गाइस आगे बोर्ड पे कि आखिर हुआ क्या आगे। देखिए गाइस यहाँ पे सन 1673 ईस्वी में फेड्रोस मार्टिन, ये फ्रांस के निवासी थे जो सरकार में काम करते थे। फेड्रोस मार्टिन, इन्होंने पौंडीचेरी की नींव रखी। गाइस हमने देखा होगा लास्ट वीडियो में अंग्रेजों के बारे में कि जॉब चार्नक ने मुंबई की नींव रखी थी, मुंबई की स्थापना की गई थी। वैसी यहाँ पे फेड्रोस मार्टिन ने पौंडीचेरी की नींव रखी सन 1673 ईस्वी में। बंगाल के उस समय नवाब जब पौंडीचेरी की नींव रखी तो ये फ्रांसिस के क्षेत्र अधिकार में था। उसके बाद फ्रांस कंपनी गई बंगाल के नवाब, उस समय जो बंगाल के नवाब थे वो थे शाइस्ता खां, उनके पास गए। उन्होंने बंगाल में जगह किराए पे मांगी कि अब वो बंगाल में व्यापार करना चाहते हैं। अंग्रेजों का मुख्य केंद्र बंगाल ही था, तो बंगाल में अब कदम जमाने गई फ्रांस कंपनी। तो यहाँ पे
बंगाल के नवाब शाइस्ता खां ने फ्रांसीसियों को एक जगह दी, किराए पे दी, जहां पे सबसे प्रसिद्ध भारत के इतिहास में जो कोठी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी, जो एग्जामिनर डायरेक्ट हिट करता है, वो थी चंद्रनगर की कोठी। ये सबसे ज्यादा फेमस थी ये कोठी। इसकी स्थापना, इस कोठी को बनाया गया बंगाल में। ये किराए पे जगह दी गई थी शाइस्ता खां ने। ये भी एक व्यापार का नजरिया था कि आप जगह किराए पे दे दो और पैसे कमाओ, यानी धन कमाओ। अगला टॉपिक देखते हैं गाइस। उसके बाद इनका अभी डच कंपनी गई नहीं थी। जब फ्रांस कंपनी आई थी तब डचों का पतन नहीं हुआ था, तब डच यहीं पर थी। देखिएगा इस बोर्ड में, डचों ने 1693 ईस्वी में पौंडीचेरी, जिस पौंडीचेरी की नींव फ्रांस कंपनी द्वारा रखी गई थी, उसी पौंडीचेरी को डचों ने युद्ध करके अपने अधिकार में कर लिया, यानी कि पौंडीचेरी अब डचों के अधिकार में आ गया। लेकिन रिजविक समझौता, इस समझौते के तहत डच कंपनी ने फ्रांस को वापस पौंडीचेरी कर दिया। दोस्तों, भारत का इतिहास में युद्ध हुआ, लेकिन समझौते के जरिए उसको वापस भी किया गया है। कहीं किराया ज्यादा लिया, कहीं लगान लिया गया, या कहीं वार्षिक कर लगा दिया गया। इस तरीके से समझौते हुए हैं। अगला पॉइंट देखिए गाइस, फ्रांसिस द्वारा 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में माहे यानी कि मालबार तट, और 1739 ईस्वी में क्राइकल, इन 3 क्षेत्रों पे भी अब अधिकार फ्रांसिस द्वारा किया जा चुका था। मैंने जैसे कहा आपसे कि जितनी भी यूरोप कंपनी भारत आई, सिर्फ व्यापार करने तक ही सीमित नहीं रही। वो अपना पैर हर व्यापारिक नजरिए में उसने जमाया, चाहे वो बंगाल हो, चाहे गोलकुंडा हो, सूरत हो, बंबई हो, बक्सर हो, हर जगह इन लोगों ने अपना व्यापार की स्थापना की, धन कमाया। तो जल्दी से गाइस इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो गाइस, हमने देखा कि फ्रांसिस ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं को अब आगे बढ़ा रही है, दूसरे दूसरे क्षेत्रों में अधिकार कर रही थी, व्यापार को फैला रही थी। इसी व्यापार को फैलाने के चक्कर में फ्रांस कंपनी और अंग्रेज कंपनी के बीच युद्ध छिड़ गया, क्योंकि अब व्यापारिक लाभ होने लगा था। तो व्यापारिक लाभ के चक्कर में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी फ्रांस कंपनी की, जो अंग्रेज नहीं चाहती थी ऐसा कुछ भी। इसीलिए इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ा, और ये युद्ध कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 20 वर्षों तक चला गाइस, 20 वर्षों तक। बहुत बड़ा युद्ध था ये। इन युद्ध को 3 पार्टों में बांटा गया है, यानी कि विराम लग लग के हुआ है, क्षेत्रों पे अधिकार हुआ, संधि हुई, ये 3 स्टेप में युद्ध हुआ। तो इन जो स्टेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे या कर्नाटक युद्ध के बारे में हम जानेंगे, वो मैं आपको अगले लेक्चर में आपको कर्नाटक युद्ध बताऊंगा। आपको भारत के नक्शे द्वारा समझाऊंगा कि पौंडीचेरी, माय मिस्टेक गाइस, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसिस, इन चारों कंपनी का कहां कहां क्षेत्र पर कब्जा था। जब आप ये नक्शा देख के समझेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। एक बार बोर्ड पे देखिएगा, इस आपको एक बार रिपीट करा देता हूं कि 1742 ईस्वी में व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों की राजनीतिक, यानी कि भारत के राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अब जागृत हो गई थी। इसीलिए अंग्रेज और
फ्रांसिस के बीच युद्ध छिड़ गया। इन युद्ध को कर्नाटक युद्ध यानी कर्नाटक वॉर के नाम से जाना जाता है। भारत में उस समय कर्नाटक का यह क्षेत्र, जिस क्षेत्र में युद्ध हुआ था, वह कोरोमंडल तट पर अवस्थित था। लगभग 20 वर्षों तक दोनों कंपनियों के बीच मध्य संघर्ष होता रहा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा, अगली वीडियो में तो मैं आपको दो चीज इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा। कर्नाटक युद्ध के बारे में आपको नक्शे के साथ पूरा डाटा समझाऊंगा कि कौन सी कंपनी कौन से क्षेत्र पे अधिकार करती थी, जिससे कि आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ, इस कंपनी ने इस क्षेत्र पे अधिकार था। जब आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम देखते ही आपको अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ, सूरत में तो पुर्तगाल भी थी, लेकिन कौन से सन थी वो भी याद हो जाएगा। एक एक डायग्राम से आपको समझाऊंगा। तो चलिए गाइस, आज का जो लेक्चर था आज हमारा यही समाप्त होता है। अराइवल ऑफ फ्रांस यानी फ्रांस में, भारत में फ्रांस कंपनी का आगमन। थैंक यू गाइस। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।